नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यता में आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज इस अंक में हम एक ऐसे घोटाले की चर्चा करने जा रहे हैं जिसने 1970 के दशक में पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नागरवाला कांड की, जिसने न सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की साख को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, बल्कि जो बैंकिंग प्रणाली है उसकी विश्वसनीयता को भी तार तार करके रख दिया। 24 मई 1971 को दिल्ली के संसद मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के प्रधान कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को एक फोन आता है। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ है और परिचय में कहा जाता है कि मैं इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बोल रही हूं। अभी आप 60 लाख रुपए निकालिए और सभी 100 रुपए के नोट होने चाहिए और उसको फला स्थान पर आपको एक व्यक्ति मिलेगा जो बांग्लादेश का बाबू है, उसको वो आप रुपए दे दीजिए। ये कोड वर्ड था बांग्लादेश का बाबू। और जैसा कि आदेश मिला, तुरंत वेद प्रकाश मल्होत्रा 60 लाख रुपए निकाल करके वहां चले गए और उन्होंने उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय जाएं और आपको इसकी रसीद मिल जाएगी। तुरंत जो है मल्होत्रा जाते हैं। कई दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद उनकी भेंट होती है इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन अक्सर से। और जब उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आदेशानुसार उन्होंने 60 लाख रुपए बांग्लादेश के बाबू को दे दिया है, तो इस पर अक्सर ने कहा कि यू हैव बीन ड्यूप्ड, आप एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए हैं। तुरंत ही आप इसकी सूचना और रपट जो है पुलिस को लिखवाइए। फिर मल्होत्रा तुरंत जाते हैं। उन्होंने पुलिस को अपनी रिपोर्ट लिखाई और शाम तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो जाती है। उस व्यक्ति का नाम पता चलता है कि सोहराब रुस्तम नागरवाला है। वो एक पारसी है, 49 साल का, और सेना का बर्खास्त किया हुआ कैप्टन है। 7 साल तक सेना में उसने योगदान किया था कैप्टन के रूप में, लेकिन वहाँ से उसकी बर्खास्तगी हो गई और वो जापान में भी कई वर्षों तक शिक्षक के रूप में काम किया है। और इसलिए वो जापानीज़, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी भाषा जो है सो बहुत फर्राटेदार बोलता है। जितने रकम दिए गए थे लगभग पूरी रकम जो है उससे वसूल जो है हो गई, यानी पैसे सारे मिल गए थे। और उसके बाद उसका ट्रायल हुआ। ये भी एक जो है इस कांड में, इस घोटाले का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत में जहां मामले सालों क्या दशकों तक चलते रहते हैं बिल्कुल कछुए की चाल से, वही ये मामला जो है 3 दिन में सलट गया। 24 मई की घटना है और 27 मई को केवल 10 मिनट की सुनवाई के बाद ही फैसला सुना दिया गया। और ये कहा गया कि नागरवाला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि उसने इंदिरा गांधी की आवाज़ की नकल की। और तुरंत ये फैसला अदालत कहा गया कि 4 महीने की उसको जेल की सज़ा दी जाती है और उसको जेल की सज़ा दी गई। बाद में उसने अपना बयान पलट दिया और उसने जो है सो अपील की मांग की और उसके बाद जो है उसका रीट्रायल भी शुरू हुआ। लेकिन ये जो है, जैसा मैंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी तेज गति से जो है मामले का निष्पादन शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। वो जेल तो चला गया, लेकिन उसके पहले ही जब 25 मई को ये खबर मीडिया में आई तो भारी हंगामा हुआ मीडिया में। तो जो है ये हेडलाइन बना ही, सुर्खियां कई दिनों तक बनता रहा। साथ ही संसद में भी इस पर भारी हंगामा हुआ और इंदिरा गांधी के जो विरोधी थे, आलोचक थे, उन्होंने साफ कहा कि जो इंदिरा गांधी का अनअकाउंटेड कैश है, जो काला धन है, वो सब निकाला गया है। और कई लेख अखबार में छपने लगे इंदिरा गांधी के खिलाफ और ये सारे आरोप लगने लगे कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और उनका काला धन जो है वो निकाला जा रहा है, किस तरह से बैंकिंग प्रणाली जो है वो ध्वस्त हो गई है। ये सारे आरोप लगने लगे और जो है पूरे देश में एक तरह से जो है सनसनी का माहौल था। उसने पूरे देश की राजनीति को झकझोर करके रख दिया। तो इंदिरा गांधी पर तो सारे आरोप लगे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आई कि सीआईए ने नागरवाला का इस्तेमाल जो है इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए किया। खैर जो भी हो, लेकिन नागरवाला ने मांग की कि इसकी फिर से जांच होनी चाहिए, दोबारा विचारण, रीट्रायल होना चाहिए। और उन्होंने अपील की। लेकिन उस समय जब वो जेल में भी पड़ा हुआ था और ये फिर जो है रीट्रायल शुरू हुआ, तो उसमें भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ आ गए। 10 नवंबर 1971 को ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जो पुलिस अधिकारी जांच कर रहा था, उसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और ये आरोप लगाया गया कि उसकी हत्या हुई है। और फिर
21 फरवरी 1972 को खुद नागरवाला की मृत्यु जेल में हो गई और कारण बताया गया कि हृदय का दौरा पड़ा और इस कारण से नागरवाला की जो है सो मृत्यु हो गई। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी तो उसने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, जिसने 1978 में अपनी लंबी रिपोर्ट दी जो 820 पृष्ठों की रिपोर्ट थी। और उसमें जस्टिस जगनमोहन रेड्डी ने जो बहुत सारे तथ्य थे और बहुत सारे आरोप थे, बहुत सारी अफवाहें थी, सबको अलग करने की काफ़ी कोशिश की। इंदिरा गांधी से भी पूछताछ हुई, पीएन हक्सर से पूछताछ हुई और कई पत्रकारों से ही पूछताछ हुई जिन्होंने इस मामले में काफ़ी रिपोर्टिंग की थी और कई इस बारे में लेख भी लिखे थे उन लोगों ने। लेकिन उसमें जो कुछ तथ्य सामने आए वो थोड़े भिन्न थे कि ये कहा गया कि पहले तो फ़ोन जो आया उसमें पीएन हक्सर लाइन पर थे, उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपए दे दो, लेकिन जब जो चीफ कैशियर थे उन्होंने थोड़ा नाकर नुकर जो थोड़ी मतलब कहा जाए कि वो तैयार उसके लिए नहीं हुए, तो फिर फ़ोन पर इंदिरा गांधी आती और वो कहती है कि नहीं ये मेरा आदेश है और ये रुपये दे दो। तो जो पहले रिपोर्ट आई थी आयोग के समक्ष जो कुछ तथ्य आए उसमें थोड़ी भिन्नता थी, वो थोड़ा उससे भिन्न था। उसके बाद जो कई पत्रकारों से जो बात हुई उसमें एक वरिष्ठ पत्रकार को भी आयोग के समक्ष बुलाया गया और उस पत्रकार ने एक डॉक्टर का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट दिया था कि उस डॉक्टर ने बताया कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो संदिग्ध है। आयोग ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि जिन 3 अस्पतालों में नागरवाला की जांच हुई थी उनमें से किसी भी अस्पताल में इस नाम का डॉक्टर नहीं था। एक दूसरा पत्रकार था, वो जो है अपनी तरफ से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन जो है एक निजी अन्वेषण कर रहा था और उसने खुद स्वीकार किया आयोग के समक्ष की 3-4 टैक्सी चालकों से बातचीत के आधार पर उसने ये रिपोर्ट बना दी। एक तीसरा भी वरिष्ठ पत्रकार था और उसने भी जो है बहुत सारी रिपोर्ट इस बारे में छापने का काम किया, प्रकाशित किया और जब आयोग के समक्ष उसको बुलाया गया तो उसने वहां पर स्वीकार किया कि उसने जो विवरण दिया है वो उसने मसालेदार बना दिया विपक्ष की मदद करने के लिए। एक चौथी महिला पत्रकार थी जो मदरलैंड के लिए काम करती थी और वो पारसी थी और उसने कहा कि उसके नागरवाला से जो है सो पारिवारिक संबंध हैं और नागरवाला को जो है वो स्पीच इम्पेयरमेंट था, यानी वो साफ बोल नहीं सकता था, हकलाता था या तुतलाता था, जो भी हो। उसने कहा स्पीच इम्पेयरमेंट था, इसलिए इंदिरा गांधी की आवाज़ की नकल तो नागरवाला कर ही नहीं सकता था। तो इन अखबारों की रिपोर्ट और पत्रकारों की रिपोर्ट के अलावा कुछ पुस्तकें भी आई थी। उनमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है डेविड सेलबॉर्न की, जिन्होंने एक किताब लिखी एन आई टू इंडिया। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेलबॉर्न ने इस किताब में आपातकाल की कठोर शब्दों में निंदा की और उसमें ये भी दावा किया कि नागरवाला जो था वो इंदिरा गांधी का निजी सचिव भी रह चुका था, उस रूप में काम किया। वैसे जो फ्रैंक कैथरीन की किताब है इंदिरा, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, उसमें ये कहा है कि नागरवाला रॉ के एजेंट के रूप में काम करता था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आई हैं, क्या सच है क्या नहीं है यही मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कोशिश की थी रेड्डी आयोग ने कि सत्य तक पहुँचा जाए। और ज्ञान प्रकाश ने अपनी पुस्तक इमरजेंसी क्रॉनिकल्स इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसीज टर्निंग पॉइंट में लिखा है कि उस आयोग में एक किताब की भी चर्चा है जिसमें खुद लेखक ने कहा कि इसमें 80% तो तथ्य है लेकिन 20% कहानी है, यानी 80% फैक्ट 20% फिक्शन। वो खुद उस ऑथर ने कहा है और उसमें ये कहा गया कि जो निकाला गया पैसा था वो इंदिरा गांधी का काला धन था और साथ ही नागरवाला की हत्या कर दी गई। लेकिन जब उस लेखक को आयोग ने अपने समक्ष बुलाया तो वहाँ जो उसने शपथ लेकर के जो बयान दिया उसमें कहा कि नागरवाला जिंदा है और एक शब्द नाम से वो कहीं रह रहा है। वैसे ये बात भी आई थी कि जो मृत्यु की खबर है कि जेल में ही उसकी मृत्यु होगी गलत है और इटली में वो रह रहा है, ये बात उस समय भी आई थी और इस किताब में भी ये दावा किया गया। और उसने ये भी कहा कि वो नागरवाला से मिल चुका है, डिनर पर भोजन पर जो है सो उसकी बातचीत हुई। लेकिन जब जस्टिस रेड्डी ने और भी कुछ पूछा तो उसमें बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दे पाए और आयोग इस नतीजे पे पहुंचा कि
में जो दावे किए गए हैं उसमें जो 20% कल्पना और कहानी की बात है उसी का वो हिस्सा है। साथ ही आयोग ने ये भी कहा कि जो नागरवाला की स्वीकारोक्ति है, कन्फेशन जो है, जिसमें ये कहा है कि उसने प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा किया और साथ ही जो है सो बांग्लादेश के संघर्ष को जनता के सामने लाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उसने ऐसा किया था। उसको भी कहा गया कि ये उसके कन्फेशन को, स्वीकारोक्ति को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आयोग की रिपोर्ट में एक बात आई है कि इंदिरा गांधी और पीएन हक्सर से नागरवाला की मुलाकात 1967 में हुई थी। उसने ऐसा दावा किया कि वियतनाम युद्ध से संबंधित कुछ संवेदनशील जानकारी उसके पास है और वो चाहता है कि इंदिरा गांधी को जानकारी दे ताकि वियतनाम और अमेरिका के बीच जो है शांति वार्ता करने में उन सूचनाओं का इस्तेमाल हो सके, इंदिरा गांधी उसका इस्तेमाल करें ताकि अमेरिका जो है सो दक्षिण और उत्तर वियतनाम के साथ वार्ता करके इस युद्ध को समाप्त करे। और आयोग का ऐसा कहना है कि हाँ, वो मुलाकात हुई थी, ये बात सही है। लेकिन आयोग का जो अंतिम निष्कर्ष है वो ये है कि इसमें सरकार की तरफ से या जांच एजेंसी की तरफ से प्रधानमंत्री को बचाने की बहुत ज़्यादा चिंता देखी गई, सत्य को जानने की कोई चिंता वहाँ पर नहीं थी। इसीलिए ये सारा मामला और भी जो है वो लगता है कि एक रहस्य में दब गया। उसके बाद तो खैर बांग्लादेश युद्ध हो गया, फिर और भी आगे बहुत सारी बातें हुई, फिर तो इमरजेंसी भी आ गई, उसके बाद ये नागरवाला कांड दब गया। लेकिन नागरवाला कांड से एक बात तो प्रमाणित हो जाती है कि क्या जो है सो अधिकार था कि प्रधानमंत्री फ़ोन पर इस तरह से बात करते हैं। कोई मान कैसे ले सकता है कि प्रधानमंत्री अगर बात भी करेंगे तो वो हेड कैशियर से बात करेंगे, लेकिन हेड कैशियर से बात होती है और 60 लाख रुपए निकल जाते हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही जो है सो हैरत अंगेज है। ये सामान्य तौर पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और जो रेड्डी आयोग है वो बहुत जो है कॉन्क्लूसिव रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो तो नहीं दे पाया, लेकिन इतना अवश्य कहा कि सत्य को दबाने की कोशिश की गई है। केवल चिंता ये थी कि कैसे इसमें प्रधानमंत्री को बचाया जाए। तो ये था नागरवाला कांड का संक्षेप में इतिहास। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप उसको कृपया सब्सक्राइब और शेयर करिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।